नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। इस वक्त हमारे साथ देश दुनिया की जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता शबनम खान हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। शबनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीटीवी भारत बहुत शुक्रिया राजेश जी, थैंक यू सो मच। अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और मेरा पहला सवाल, देश ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना काल से प्रभावित है, मानव जीवन पर संकट है। इस बीच में इस पूरे हालात को अगर बात की जाए तो शबनम खान किस नजरिए से देख रही हैं और कैसे इससे बाहर निकलने की बात भी आपके जहन में आ रही है? राजेश जी, ये महामारी जब कोई आती है तो एक तो महामारी की प्रॉब्लम साथ आती है, दूसरा आपकी हमारी सबकी दिमागी जो सोच होती है उसकी भी परेशानी सबके साथ जुड़ जाती है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो किसी की मदद करना चाहता है, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो इस आपदा से, इस परेशानी से, इस महामारी से कुछ फायदा उठाना चाहता है। देखिए, एक तो हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, सरकारें भी अपना काम कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से संवेदनशीलता से काम करना चाहिए उस तरह से नजर नहीं आती है। इसलिए फिर सरकारों पर दोष देना पड़ता है कि अब आप कहाँ हैं महाराज। जब आप वोट लेने हर सुबह 6 बजे 5 बजे हमारी घंटी बजा दिया करते थे, आज हमें पूछने के लिए दूर से ही पूछ लीजिए, दूर से ही सड़क के किसी कोने से खड़े होके आप पूछ लीजिए क्या इस गली के, क्या इस क्षेत्र के लोग ठीक हैं या नहीं। आप तो खुद ही कोरोना से बचने के चक्कर में लग गए, तो फिर हमें कौन निजात दिलाएगा? क्या तो ये शबनम जी, क्या ये कह सकते हैं कि जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हम सबके प्रति असंवेदनशील हो गई है? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये एक कोरोना महामारी की बात नहीं है, ये असंवेदनशीलता तो आप और हम बरसों से देखते आ रहे हैं। राजेश जी, हमने कितनी आवाज उठाई है, लेकिन क्या 15-20 साल आप और हम जो बात कर रहे हैं, जो 15 साल पहले आप मुझसे सवाल करते थे, आज भी राजेश जी को वही सवाल मुझसे करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? आज तो आपको 15 साल बाद मुझे कहना चाहिए था, आइए शबनम जी, कोरोना महामारी के बाद देखिए फिर भी हम लोग कितने सजग हैं, देखिए हमारे अस्पताल कितने एकदम सुसज्जित है, ऑक्सीजन की व्यवस्था हर जगह है। आज आप बिहार की भी बात करें तो बिहार को बेहाल देखकर मुझे रोना आ गया। आज मैं देख रही थी कुछ क्लिपिंग्स कि किस तरह से मरीज, आप सोचिए, मैं अपनी जान बचाने राजेश जी कहाँ जाऊंगी? आप बताइए। एक डॉक्टर के पास ही जाना पसंद करूंगी ना फौरन, अगर मुझे कुछ सांस में तकलीफ आती है, और वो अस्पताल का दरवाजा ही मुझे बंद मिले, वो डॉक्टर ही मुझे धुतकारता नजर आए, वहां पर वो सुविधाएं ही ना हो, मैं सड़क पर लेटूं, बेड भी ना हो, गद्दा भी मैं अपने घर से लेकर जाऊं। ये फिर इन सरकारों को माफ करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, फिर इन सरकारों को माफ नहीं करना चाहिए। कहाँ आपको लगता है कि कोरोना को लेकर पिछले 1 साल से हिंदुस्तान में कोरोना अपना पांव पसारे हुए है, कहाँ चूक हो गई हमारी सरकार से? ये लोग कहीं अति आत्मविश्वास में तो नहीं आ गए? राजेश जी, ये वाला सवाल आपका बहुत अच्छा है। कुछ मंत्री, कुछ जो हमारे देश के विधायक, एमपी ये चुने गए, इनको कुछ तो काम करने के लिए जनता के बाहर आना चाहिए। अब पहला जो फेज आया था इसका, उसमें तो हम लोग बहुत एक्टिव थे, सक्रिय थे, और बहुत हम दिमाग भी अच्छा चला रहे थे। मुझे लगता है सक्रिय, मुझे लगता है शबनम जी, सक्रिय हम कम थे। हम ताली बजाने, घंटी बजाने और इस सब जो प्रोपगंडा है उसमें हम ज्यादा अपना वक्त जाया किया और राजेश जी किया। नहीं, हमसे घंटी बजवाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे थाली भी बजवाते रहिए, ताली भी बजवाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम जनता तो आपकी कही हर बात को मानने को तैयार है, लेकिन आप वहां बैठकर ताली बजाते रहे, ये गलत बात है। आपको फिर वो जमीन पर जो आपको, देखिए भविष्य में दिख रहा था कि आगे ये पांव पसारेगा, आगे फिर भविष्य में ये कोई बड़ा रूप लेगा, तो हमें वो जो हमारे अस्पतालों की व्यवस्था खराब थी, हमें वो दुरुस्त करने की जरूरत थी। आप और हम, देखिए हम तो भोली जनता है, हम तो फिर वोट डाल के आएंगे। आप कोरोना में भी, अभी बंगाल में आपने देखा, हम वोट डाल कर आए। ये भोली जनता को तो आप अभी भी वोटिंग का अधिकार देंगे ना कि डालने चलिए, तो हम सब वहां लाइन में कोरोना भी भूल के खड़े मन नजर आएंगे आपको। तो जब हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, आप सब लोग अपना कर्तव्य क्यों भूल गए? ये सारे नेताओं के लिए, ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। यहाँ पर सब असंवेदनशील हैं, किसी को जनता की परवाह नहीं है। मैं देखती हूँ कि कोरोना में भी
तेरा काला शर्ट मेरा सफेद शर्ट, मेरा सफेद शर्ट तेरा काला शर्ट, इसी चक्कर में लगे हैं, क्योंकि यही कोरोना का नाम लेके भविष्य में इनको वोट जुटानी है। आप ये मत सोचिए इनको कोरोना की चिंता हो रही है, इनको ये चिंता हो रही है कोरोना का नाम लेके आगे भविष्य में जो वोट मांगनी है, तो एक दूसरे को लानत मलानत किस किस बात पर देनी है। बल्कि सारी पार्टियों को एकजुट होकर, राजेश जी, एकजुट होकर खड़े हो जाना चाहिए कि बताइए कहां कहां दुर्व्यवस्था है हमारे, लेकिन आज सारे दुख के नजर आते हैं। एक सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार जो है कोरोना का बहाना बनाकर अपनी जो फेलुअर है, जो फेल है उसकी सिस्टम, उस सिस्टम को छुपाना चाहती है? मुझे तो लगता है कोरोना से मौत कम हो रही है शबनम जी। मौत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी से, दवा की कमी से, बेड की कमी से, डॉक्टर की कमी से ज्यादा हो रही है। परेशानी यही है, कोरोना से एक भी व्यक्ति नहीं मर पाता अगर संसाधन जुटाए होते। संसाधन तो जुटाए नहीं आपने। एक साल जो पीछे गया, जब हम लॉकडाउन में रहे, जनता तो बाहर नहीं थी, जनता तो एक भी कोई सड़क पर नहीं आ रहा था, और लॉकडाउन में आप जनता को ही दोष दे रहे हैं, जनता बाहर निकली। अरे भाई, लॉकडाउन खोला तो आप लोगों ने था। अभी आप मुझे कहें पटना का ये रखा टिकट, ये रखा, ये आइए आइए सब लोग आइए, तो हम सब चल पड़ेंगे वहीं। बिल्कुल। तो आप जनता को ही दोष देते रहते हैं। मास्क नहीं लगाया तो जनता की पिटाई, ये नहीं किया तो जनता की पिटाई, सड़क पे आ गया तो जनता की पिटाई, सैनिटाइजर नहीं डाला तो जनता की पिटाई। मतलब आप सब सारा दोषारोपण जनता पे कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि ये जो एक साल हम घरों में बंद थे, तब आपने वो संसाधन, जो ऑक्सीजन की कमी थी, वो जो बेड की कमी थी, वो जो आपको पता था कि अस्पताल में डॉक्टर्स की भी कमी आएगी, भाई डॉक्टर भी तो इंसान है, उनको भी तो अपनी जान बचानी है, तो उनके लिए भी सुविधाएं करनी चाहिए थी। देखिए, ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना बहुत अच्छी बात है, हर एक व्यक्ति का जो कोरोना में खड़ा था सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो सम्मान विफल ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो सम्मान अगर हमारे हाथों से बेकार ही गया तो बेकार है ना। उस डॉक्टर ने जान भी गंवाई, जान भी खटाई, और फिर हमें कोई फायदा भी नहीं आया उस डॉक्टर का। तो ये सब आपको हमें जो सोचना चाहिए था, वो कहीं सरकारें बिल्कुल सोच नहीं पाई। बस वो एक तरह से खुश हो गई, हमने तो सब पब्लिक को बंद कर दिया है, अब हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन उसका भविष्य, जैसे आप और हम अब तीसरे फेज की बात कर रहे हैं, अभी से अगर हमने बच्चों को बचाने के लिए, राजेश जी, कुछ नहीं किया, तो इससे भी भयावह स्थिति होगी। आप और हम बड़े हैं, थोड़े ताकतवर हैं, हमारा इम्यून सिस्टम भी थोड़ा तगड़ा है, बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना तगड़ा नहीं होगा। बच्चे सांस उखड़ रही है बहुत देर बाद बता पाएंगे, और माँ बाप को भी कोरोना होगा, बच्चे को कहाँ लेकर भागेंगे। और अस्पताल के दरवाजे तो राजेश जी बंद हैं, पहले वो भी देखिए आप। आपने हमारे अस्पताल, अच्छा, एक आम आदमी भी जो डरा हुआ कुछ लेकर जाता है अपनी परेशानी, वहां ओपीडी आपने खोल नहीं रखी है। आप मुझे बताइए, मैं आम आदमी वैसे ही डर के मर जाऊंगी जब मुझे दिखाई देगा कोई डॉक्टर मुझे स्टेथोस्कोप लगाने को भी तैयार नहीं है, दूर से देखने को भी तैयार नहीं। एक और बड़ी समस्या है शबनम जी, वो ये है कि आप तमाम अस्पतालों को कोविड हॉस्पिटल घोषित कर दिया है। जिसको शुगर है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है या अन्य बीमारियां हैं, वो बेचारा कहाँ जाए? उसको लेकर तो सरकार कहीं कोई राजेश जी, कोविड से कोई नहीं मर रहा है, हार्ट अटैक से सब लोग मर रहे हैं, पैनिक से लोग मर रहे हैं। हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? हार्ट पेशेंट कई सालों से जिंदा था लेकिन अब मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि हार्ट पेशेंट इतना पैनिक में आ गया, डर गया कि मेरा इलाज करने वाला तो कोई है ही नहीं। सरकारी अस्पताल, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप पत्रकार हैं और इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, कि आपको मुझे कोई भी चीज बताने की जरूरत नहीं है, आपने खुद देख रखा है। पूरे देश के हालात यही हैं। तो अब मुझे लगता है कि मैं अपने प्रधानमंत्री जी से भी हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि आप जितनी व्यवस्था कर रहे हैं वो बहुत कम है। आपको और सबके कान उमेट के, उन मंत्रियों के जो वोट ले लेके बैठ गए उन कुर्सियों पे, उनके कान उमेटिए, कहिए चलिए एक एक अस्पताल का दौरा करिए और देखिए कोई अव्यवस्था तो नहीं। मुझे एक चीज और भी याद आता है कि जब ये 14 में आए थे और उन्होंने कहा था कि हर सांसद को गोद लेना है, तो राज्यसभा और के लोकसभा के सांसद अगर 5 साल में हर साल एक गांव को गोद लेना था, तो एक सांसद 5 गांव को गोद लेता और वो एक आदर्श ग्राम बन जाता। तो आज की तारीख में हमें तो लगता है कि बहुत सारी, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी तस्वीर बदल गई होती, और हालात ये हुआ कि खुद इनके सांसद ही उनकी योजनाओं की धज्जी उड़ा दिए, और आज की तारीख में गांव परेशान, शहर परेशान, कहीं कोई आदर्श स्वास्थ्य व्यवस्था, कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा है।
राजेश जी, कोई एक प्रधानमंत्री, कोई एक मंत्री कुछ नहीं कर सकता, कोई एक पत्रकार कुछ नहीं कर सकता, कोई सोशल एक्टिविस्ट अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये ऐसे भारत को ऐसे होना पड़ेगा। भारत के नेताओं की बात कर रही हूं मैं। जनता तो ऐसे ही है, जनता तो हर बात में प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है और खड़ी रहेगी आगे भी। लेकिन जो गांव गोद लिए थे, क्या एक भी अस्पताल बना है? आप पत्रकार हैं, आप बता दीजिए अगर आपकी मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं। आप भी अक्सर देश दुनिया के गांवों में जाती रहती हैं, डायरेक्ट लोगों से मिलती रहती हैं, कहीं नहीं। इसीलिए मैं आपसे मैं बोल रही हूँ कि एक छोटा डॉक्टर भी नहीं मिलेगा आपको। एमबीबीएस तो छोड़ दीजिए, झोला छाप से ही दवाई खा रहे हैं आज भी गांवों के लोग। मैं तो देखती हूँ जाकर, और डिग्री पूछ लो, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, बल्कि कई पुलिस वाले भी उसी झोला छाप डॉक्टर से दवाई लेकर खा रहे होते हैं। ये सच्चाई है गांवों की। तो इसको क्या आप और हम ही दोनों जागरूक करने के लिए रहेंगे? आप और हम दोनों मतलब पत्रकारिता और सोशल लोग, क्या आप और हम ही इन्हें जागरूक करते रहेंगे? सरकारों की खुद अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि नहीं है? उन सांसदों की जवाबदेही कब तय होगी? कब आप उनसे पूछेंगे? प्रधानमंत्री जी क्लास लेते रहते हैं उनकी। मैं बोल रही हूँ एक ऐसा कानून लेकर आना चाहिए जिस सांसद के क्षेत्र में 4 अस्पताल नहीं होंगे, खाने का कुछ अच्छा प्रबंध नहीं होगा, एक बड़ा शेल्टर होम नहीं होगा, उसको सांसद से हटा दिया जाएगा। एक कानून ऐसा लाना चाहिए। इसमें तो खुद प्रधानमंत्री ही हट जाएंगे। वो भी नहीं बता पाएंगे कि 5 गांव, तो वो भी नहीं बता पाएंगे जिसको उन्होंने विकसित किया है। वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। इतना बड़ा दिल, अगर आप असली भारतीय हैं, अगर आप असली देश की जनता के लिए चिंतक हैं, तो लगा दीजिए अपनी भी बाजी कुर्सी की, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से आपके माध्यम से सबसे निवेदन कर रही हूँ, प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रही हूँ, लगा दीजिए अपनी कुर्सी की भी बाजी, क्योंकि आपके ऊपर हमें बहुत ट्रस्ट था कि प्रधानमंत्री जी जरूर कुछ बड़ा करेंगे। और कर भी, मैं किसी की इच्छा पर यहाँ वो नहीं लगा रही हूँ क्वेश्चन मार्क। होगा, आपकी इच्छा शक्ति होगी बहुत कुछ करने की, लेकिन दिख नहीं रहा है। और जब दिखता नहीं है ना, तो फिर वो इच्छा शक्ति मानी नहीं जाती है। बिल्कुल। आपको हमारी जान बचाने के लिए गांव आज गांव में भी फैल गया है कोरोना। कुछ टाइम पहले गांवों में कोरोना नहीं था। ये भी तो हमारी सबकी कमजोरी है। हमने जो दिल्ली में लोग थे, केजरीवाल जी की सरकार, पहले वाले फेज में आपने यहाँ के लोगों को भगा दिया दिल्ली से। अब आप हाथ जोड़कर झूठा नाटक करते हैं, रुक जाइए। आप बताइए राजेश जी, हमें यहाँ कोई तकलीफ होगी, हम बिहार आए हुए, तो हम दिल्ली की तरफ ही भागेंगे ना कि हमारे पिता भी हैं, हमारी माता जी भी हैं, कोई हमारा ख्याल रख लेगा। तो हर कोई अपने घर जाना चाहता है। आपको रोकना नहीं चाहिए, आपको उनको घर भेजने की सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। लेकिन इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ भी बिहार सरकार ने तो बैन कर रखा था कि आपको नहीं आना है, हम बिहार में आने नहीं देंगे। हमारा जनता का माल ही तो है ये जो ऐश कर रहे हैं। तो इस माल को थोड़ा अब इस्तेमाल कर लीजिए। सारी जिंदगी खा रहे हो आप, जनता आपसे कुछ मांगती भी नहीं है। और हर बार धूप में बारिश में, राजेश जी सच बताइए, हम लोग धूप में बारिश में आंधी में तूफान में इनको वोट डाल के आते हैं कि नहीं आते? तो फिर आप आज कोरोना काल में हमारे लिए दरवाजे भी नहीं खोल सकते हो अपने। वो निधि अगर 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो उसे बड़े बड़े पोस्टर में दिखा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी देकर गए थे क्या तुम्हें? ये सब जनता का है, जनता को ही दे दो जब ये हक जनता का है। सब हमारा है, हमारे पैसे से ऐश करते हो सब। टैक्स हम भरते हैं राजेश जी, और जो ये ऐशोआराम, जो फ्री में फोन, फ्री में खाना, सब चीज ये सांसद और विधायक करते हैं, ये सब हमारे पैसे से करते हैं। लेकिन तो क्या आज हमारे लिए कुछ पैसा नजर नहीं आ रहे जान निकल रही हैं। है? ये आज की तारीख में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। 2-4 ऐसे सांसद विधायक कुछ लोग होंगे, लेकिन ज्यादातर जो नेताजी हैं पूरी तरह से एसी रूम में पैक हैं। जनता सड़क पे है, 95% से ज्यादा नेता, 95% से ज्यादा नेता घरों में है। 1-2 नेताओं को देखती हूँ जो थोड़ा बहुत बेचारे हिम्मत करके जुटा के अपनी कोरोना में भी लगे हुए हैं। और मैं तो अभी आपका बिहार का देख रही थी, राजीव प्रताप रूडी जी की जो एम्बुलेंस थी, मतलब दुख होता है आज के टाइम में भी आप उन एम्बुलेंस को ढक के रख रहे हो। और फिर राजीव प्रताप रूडी जी का एक अजीब सा मतलब जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, वो जवाब मिलता है कि ड्राइवर नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, उसमें एक बिहार में ड्राइवर नहीं है। एक और क्लियर आपको कर दें, वो एक चीज छुपा रहे हैं रूडी साहब, एक चीज छुपा रहे हैं। जब वो मिनिस्टर थे केंद्र में, कौशल विकास मंत्रालय उनके जिम्मे था, तो उसी अपने संसदीय क्षेत्र में ही ड्राइवर कौशल विकास केंद्र उन्होंने खोला था।
अब बड़ा सवाल ये है कि इतने दिनों में वो एक ड्राइवर भी उस कौशल विकास केंद्र से नहीं निकाल पाए। मैं बोल रही हूँ, अगर बिहार में कोई ये कहता है ना कि ड्राइवर नहीं है जी, तो फिर इससे ज्यादा झूठी और शर्म की बात कोई नहीं है। आपके बिहार के लोग दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, कहां कहां जाके नौकरी कर रहे हैं, और आपको वहां पे 10 ड्राइवर नहीं मिल रहे। क्या बात करते हैं आप? आपने कोरोना काल में भी एम्बुलेंस छुपा के रखी है। अरे जी। छोड़ दीजिए, खुद चलाइए। सांसद को चलानी नहीं आती है क्या एम्बुलेंस? वो प्लेन विधायक को चलाते हैं, चलानी नहीं आती क्या एम्बुलेंस? वो प्लेन चलाते हैं, एम्बुलेंस उन्हें चलाने नहीं प्लेन आती, कार वगैरह नहीं आती है। प्लेन में जनता थोड़ी बैठेगी, एम्बुलेंस में ही बैठेगा बीमार व्यक्ति। नहीं, उन एम्बुलेंस का इस्तेमाल करो। वो बोलते हैं कि मैं तो प्लेन मैं तो उड़ाता हूं, मैं एम्बुलेंस नहीं चला सकता, मुझे नहीं राजेश आता। जी, मैं तो राजीव प्रताप रूडी जी को बड़ा थोड़ा सुलझा हुआ नेता समझती थी, जी, लेकिन यहाँ पर मतलब देखकर मैं शर्मिंदा हो गई हूँ कि क्या हम इन लोगों को अच्छा नेता समझते हैं? क्या राजीव प्रताप रूडी जी उनपे मतलब ढक के बैठे हैं कोरोना काल में भी सारी एम्बुलेंस को? जी। अरे राजेश जी से कहते हैं शबनम खान को बुला लो, मैं चलाऊंगी एम्बुलेंस, क्या हो गया? आती है मुझे कार ड्राइव करनी। इतने जो कार्यकर्ता चंगू मंगू लेकर घूमते हो, जो जी। आपके सांसदों का माल पीते हैं साथ मिलके, आप इनके देखिए हर इनके नेता के कार्य साथ आपको इन, 5 इन, इनके पास चमचे करोड़ों नहीं चलाते। कार्यकर्ता हैं, इनके पास करोड़ों कार्यकर्ता हैं और इन्हें ड्राइवर नहीं मिल रहा है। चौकीदार सबको तो इन्होंने बना दिया। वो वो जो 6-7 चमचे आप लेकर घूमते हो दिन रात, उन चमचों से ही चलवा लो 8-10 एम्बुलेंस, क्या हो गया? मतलब जनता के प्रति इतनी असंवेदनशीलता, और फिर बातें बड़ी बड़ी करते हैं ना, तब गुस्सा आता है कि बातें तो आप छाती ठोक ठोक के सब लोग बड़ी बड़ी करते हैं। एक सारा काम चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम क्या है राजेश जी? वो चाहती है नरेंद्र मोदी ही सारा काम कर देंगे, उनकी फोटो दिखा के हम जीत जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं आपके माध्यम से, जी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी तक भी पहुंचनी चाहिए बात, आपके माध्यम से राजेश जी, आपके जी, चैनल के माध्यम से, कि एक मोदी जी का पोस्टर या एक अकेले मोदी जी काम करते नहीं बन पाएगा। जी। एक एक नेता को लगना पड़ेगा, हर पार्टी के नेता को लगना पड़ेगा। हमारा विपक्ष भी कहीं, विपक्ष तो खैर जीरो ही है, आप समझते ही हैं। अगर जी। विपक्ष होता तो शायद इस तरीके की नौबत ही नहीं आती। विपक्ष खुद दुबका बैठा है। अरे कोरोना से सबसे बड़ा डर आपको ही है। हम लोग अपने माँ बाप को उठा के सड़कों पे घूम रहे हैं। आप कभी कहते हैं सिलेंडर वहां मिलेगा, बेचारा बच्चा वहां भागता है। कभी आप कहते हैं यहाँ पर इस अस्पताल में मिल रहा है बेड, हम वहां भागते हैं। कभी नीचे जमीन पे उतरकर किसी मरीज को देखा है इन लोगों ने? आपको पता है अभी एक एक पूरा परिवार कोविड पेशेंट हो गया, और वो अपनी बहू का कोरोना टेस्ट भी नहीं करा रहे थे। मैं जाकर उस लड़की को उनके घर जाकर रेस्क्यू कराया, अपने घर लाकर रखा उनकी बेटी को। आप बताइए, हम नहीं डर रहे? हम कोई रोबोट थोड़ी है, हमें भी तो कोरोना हो सकता है। जी। लेकिन जान पे खेलना पड़ता है, क्योंकि हमारी फील्ड ये, हमने चुन रखी है ये, हमने ये रास्ता चुना है जनता के लिए। तो ये सांसद और विधायक क्यों नहीं कर रहे? ये एम्बुलेंस भी दबाकर बैठे। ये लोग हमारे लिए अस्पताल में एक डॉक्टर नहीं खड़ा कर सकते, फिर किस बात के लिए चुनेंगे हम लोग, आप बताइए? और जनता गुस्सा करती है तो उसके ऊपर, चलिए तुम देशद्रोही हो, चलिए तुम ये वाले हो, तुम वो एफआईआर वाले कर हो। दिया जाएगा, एफआईआर कर दिया जाएगा, कहेगा कि आप देशद्रोही हो। नहीं, देश की जनता अगर अपनी पर आ जाएगी तो एफआईआर करिए या कुछ भी करिए, जनता अगर रुष्ट हो जाती है किसी से तो आप जानते हैं, नाराज है तो है। लेकिन फिर चुने किसको? परेशानी यहाँ पर ये है कि सारे कोरोना में नंगे हो गए उस हमाम में। सारे नेताओं को कोरोना में नंगा होते देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग, कि हम क्या समझते थे, क्या है ये लोग। बरसों से हम इनको मोटी मोटी पेट कराए। नया विकल्प ढूंढने की जरूरत है। नए लोग, जितने लोग हैं, ये आज की तारीख में बताने की जरूरत नहीं है, हर पब्लिक जान गया है कि आज क्या है नेताजी हमारे, जिसको हम लोगों ने वोट दिया, वो कितने शुभचिंतक हैं। वैसे स्थिति में आम पब्लिक को एक नया विकल्प तलाशने की जरूरत है। देखिए, नया विकल्प भी कहां से लाएंगे? आप और हम लड़ने जाएंगे तो कोई जिताएगा नहीं, एक वोट भी नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास ना उनको पानी देने का होगा ना पूरी देने का। जनता को अपना ये जो छोटा लालच है ना, ये छोड़ना पड़ेगा। और जब लोग खड़े होते हैं उनमें से चुनना पड़ेगा, जाति धर्म देखकर नहीं, झंडा बैनर पोस्टर देखकर नहीं, पूरी किसने खिलाई ये देखकर नहीं, ये देखकर कि कौन काबिल खड़ा हुआ है जो मेरे क्षेत्र को और मेरे अस्पताल को और मेरी मूलभूत जो सुविधाएं, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल जाए, मुझे मूलभूत सुविधाएं कौन दिला पाएगा? अरे खड़े करिए ना जरा अच्छे लोग।
अच्छे लोगों की कमी थोड़ी है हमारे देश में राजेश जी। बिल्कुल। हमारे देश में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो बेचारा फॉर्म तक नहीं भर पाता इलेक्शन का, डर के मारे कि पानी पिलाने के लिए, झंडा लेके चलने के लिए 4 लोग भी नहीं मिलेंगे। वो भी सारे वहां मिलेंगे जहां पूड़ी मिल रही होगी, जहां खाना मिल रहा हो। जो हमारी कमी है हमें वो भी समझनी पड़ेगी कि हमें लालच में आकर नहीं, हमें हमारे को ये वोट देना उनके लिए नहीं है। हमने चक्कर क्या बना रखा है, हम वोट नेताओं के लिए देकर आते हैं, हमें वोट अपने लिए देनी होगी। बिल्कुल। आप देखिए कुर्सी पर बैठते ही आप उसका रवैया बदलते देखिए। चाहे राजेश जी दिन रात झंडा लेके चले हो, फिर उसका फोन नहीं उठेगा, हाँ। फिर उससे बात नहीं करेंगे, उसके लिए दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा हो जाएगा। एक छोटी मोहर लगवाने के लिए भी ना किसी शबनम खान या राजेश जी की जरूरत पड़ती है एक गरीब व्यक्ति को, कि राशन कार्ड ही बनवाने के लिए बहन जी हमारे एक मोहर लगवा दीजिए। क्यों वो सीधा डायरेक्ट एंट्री नहीं कर पाता है? एक दो नेताओं को छोड़ के आप नेताओं के नाम बता दीजिए जिसने गरीब के लिए दरवाजे खोल रखे हो। ये सच्चाई है। और मैं तो कह रही हूँ जो भगवान कोरोना खत्म करे, क्योंकि एकमात्र उपाय हमारे पास सिर्फ भगवान ही नजर आता है अब हमें, और हमारा देश भगवान ही चला भी रहा है। बिल्कुल। वरना अभी तक सैकड़ों सड़कों पर पड़ी होती लाशें। ये भगवान का ही थोड़ा बहुत जो करम है हम पर वो है। और डॉक्टर, जो कुछ डॉक्टर मुस्तैदी से लगे हैं, वहीं पर कुछ डॉक्टर रोज मुझे फोन आते हैं, मैम डॉक्टर की लापरवाही से मर गए मेरे पिताजी, मैम डॉक्टर की लापरवाही से मर गई मेरी माँ। तो उन लोगों को भी थोड़ी संवेदनशीलता, मैं मानती हूँ कि आपके ऊपर काम ज्यादा है, मैं मानती हूँ कि आपके कंधों पर बोझ हमने बहुत ज्यादा डाल रखा है, लेकिन हमारी आशा भी तो डॉक्टर ही है ना। बिल्कुल। हम और किससे आशा करेंगे आज बीमारी के समय में? एक डॉक्टर ही नजर आते हैं। हम रोहित सरदाना को नहीं बचा पाए। बिल्कुल। पत्रकार के लिए भी यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई सुविधा किसी के लिए नहीं है। ये शर्म की बात है, आम हो या खास हो, सब लोग शिकार हुए हैं और सरकार की नहीं, लापरवाही सामने आई लेकिन है। राजेश जी आपकी बात काट कर बोल रही हूँ, माफ कीजिएगा, नहीं ठीक है। कि आप ये देखिए, लेकिन इनको कुछ होता है तो इनके लिए बेड भी है, ऑक्सीजन भी है, बढ़िया रूम भी है। ये हाई प्रोफाइल क्या होता है भाई? हमारे देश का हर नागरिक हाई प्रोफाइल है। हमारे देश का हर नागरिक उतना ही वैल्यूएबल है जितना प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे हमारे राष्ट्रपति महोदय हो, चाहे हमारे मिनिस्टर्स हो, सांसद हो, विधायक हो, काउंसलर हो, या किसी और अन्य आयोग के अध्यक्ष हो। हर व्यक्ति उतना ही कीमती है, हर व्यक्ति की सांस जान उतनी कीमती है। फिर एक को बेड मिल जाता है, एक को बेड के लिए तरसना क्यों पड़ता है? ये वाला चीज खत्म करनी पड़ेगी। बिल्कुल, इसे खत्म करनी, संसाधन बढ़ाइए। बिल्कुल। एक सवाल अब जरा हम थोड़ा सा अलग हट के बात करते हैं। 2 लाख से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अब हरकत में आया है, हालांकि देर से आया है, उसे पहले आ जाना चाहिए था हरकत में। अगर पहले हरकत में आ गया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब सवाल मेरा ये है कि स्वास्थ्य हर नागरिक का ये कर्तव्य है और सरकार का ये कर्तव्य है और ये अधिकार है हर नागरिक का कि उसे बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। वैसे स्थिति में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की नजर से क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो भी लापरवाही हुई है, जिसने भी की है, वो पूरी तरह से मानवाधिकार के हनन का मामला बनता है के खिलाफ? जब आप और हम इस कोरोना बीमारी से उभरेंगे ना जी, तो इन नेताओं का क्या हाल होने वाला है, जनता इनको सबक सिखाएगी अच्छी तरीके से। और ये नेता जो दुख के बैठे हैं ना, हाँ राजेश जी, ये जो नेता दुख के बैठे हैं, इन्हीं को कोरोना का डर है। एक 20 साल की लड़की अपने माँ बाप को घसीट के ला रही है, ऑक्सीजन के लिए रो रही है। अरे हम लोगों को भी तो कोरोना हो सकता है। मतलब आप जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, वो भी सरेआम, और डर भी नहीं रहे, शर्म भी नहीं आ रही है आप लोगों को। तो ये सब, ये कौन आप और हम जागरूक ही करते रहेंगे सारी जिंदगी इन लोगों को जी। मतलब कब कब खत्म होगा इनका जागरूकता अभियान? राजेश जी बरसों से, 15-20 साल से तो आप और मैं दोनों, मैं आपके साथ काम कर रही हूँ, देख रही हूँ कि जागरूकता फैला रहे, तो अभी भी जागरूक नहीं हुए ये। फिर कब जागरूक होंगे? नहीं, जब पूरा देश मर जाएगा तब। नहीं, सोए हुए लोगों को जगाया जा सकता है शबनम जी, लेकिन जो नाटक कर रहा हो उसे कैसे जगाएंगे? नाटक करने वाले के लिए फिर दूसरी तरीके के साधन हैं जनता के पास। वोट का भी अधिकार है, दूसरी चोट का भी अधिकार है। फिर जनता गुस्सा करे तो फिर आप क्यों नाराज होते हैं? फिर आप कहते हैं कि आप तो वो फैला रहे, कि आप जनता को उकसा रहे। जनता को कोई नहीं उकसा रहा है, जनता को आप ही लोग उकसा रहे कि आपकी एक दिन धुलाई करे जनता।
जिसके माँ बाप मर जाते हैं, जिसके सगी बहन बड़ी रो रही हो, छोटी मर रही हो, आप उनके परिवार के बारे में सोचकर देख लीजिए थोड़ा, जरा बाहर निकलिए, तब पता चलेगा नेताओं को। ये मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के बोल रही हूँ सारे जितने देश के MP MLA हैं कि प्लीज पूरे देश के सब मंत्री संतरी जितने सब लोग हैं, सबसे निवेदन कर रही हूँ, प्लीज मेरा मैसेज पहुंचाइए सब तक। चलिए शबनम जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल जो स्थिति है वो वाकई में चिंता का है, और चिंता को लेकर इस पूरी स्थिति को अगर देखा जाए तो चिंतनीय स्थिति को देखते हुए सरकार को संवेदनशील होना होगा, साथ ही साथ आम पब्लिक को भी सतर्क और जागरूक होना होगा, क्योंकि कोरोना एक आदमी के बस में नहीं है कि वो इसे लड़े और इससे भगाए, लेकिन फिर भी तीसरी लहर आए उससे पहले हम सब सतर्क हो जाएं, सजग हो जाएं। जी कुछ कह रही 2 गज दूरी, मास्क है बेहद जरूरी जी, हाथ सैनिटाइजर जरूरी नहीं है, साबुन से धोते रहे 20 सेकंड तक, 25 सेकंड तक, और लोगों से डिस्टेंस बना के रखें। ये तो हमारे हाथ में है, ये हमें जरूर करते रहना चाहिए। आपके माध्यम से बिहार की, पूरे देश की जनता को मैं कहना चाहती हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अगर आपके बस में जो है वो आप कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत तरकीब लगाने की भी जरूरत नहीं है। जो कोरोना गाइडलाइन है उसे फॉलो करें और कोरोना को हराएं। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।